Hello friends, welcome all. Welcome to Manu Law Classes. My name is Gautam Dixit. आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 30 2021 का डेली हिंदी एनालिसिस करेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट देयर इज सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई वांट टू शेयर इट विद यू. द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज कि क्लैट 2020 का रजिस्ट्रेशन विंडो जो है दैट विल ओपन फ्रॉम जनवरी 1st. So you can visit the website of CLAT Consortium, NLU's Consortium, and you can fill the application form. So January 1, please remember that date. Second, Happy New Year to all, and have a nice celebration. May the next year bring you success, peace and prosperity. But please be cautious while celebrating the new year, because as we can see the COVID-19 cases are again increasing in the country. So take care of yourself and your family as well as your friends. So let's start with the news. So the first news for today is again about the COVID-19 cases in India, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. सो अगर हम यहाँ पे जो न्यूज़ का अगर पैटर्न एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे जो एपी सेंटर है न्यू COVID-19 इन्फेक्शन का, दैट हैज़ बिन अर्बन सेंटर. सो अर्बन सेंटर्स आर दी एपी सेंटर. यहाँ पे जो केसेस है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है. तो अगर हम कुछ डेटा का अगर देखें, सो सम ऑफ द डेटा इफ यू विल सी लाइक मुंबई, पुणे, थाने, कैलकाटा, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है. इनमें मुंबई फॉलोड बाय दिल्ली, दे आर टॉपिंग द चार्ट. तो मुंबई में अगर हम देखेंगे कि कितना केस बढ़ा, सो इट इज़ 2510 केसेस. Okay, and this 2510 cases is 80% increase from the previous day. ये बहुत ही important है. आप देख रहे हैं कितने तेजी से केस बढ़ते चले जा रहे हैं. और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वेरिएंट दैट इज कॉल्ड एज ओमिक्रॉन. तो अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे, सो यहाँ पे लिखा है कि द रिसेंट राइज इन इन्फेक्शन इज ड्यू टू ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 वायरस. GCAD है, ये एक ग्लोबल रिपोजिटरी होता है ऑफ ऑल द जीनोमिक डेटा ऑन वायरसेस. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द GCAD डेटा, ओमिक्रॉन इज गोइंग टू बिकम द डोमिनेंट वायरस स्ट्रेन इन द वर्ल्ड. अभी तक डेल्टा था कंप्राइजिंग अबाउट मोर देन 99% ऑफ द ग्लोबल केसेस ऑफ कोरोना. अब ओमिक्रॉन को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसकी रिपोर्टिंग जो हुई थी नवंबर 24, 2021 को फ्रॉम साउथ अफ्रीका हुई थी. नाउ अभी एक महीना भी नहीं हुआ है ठीक से, थोड़ा सा एक महीने से ज़्यादा हुआ है. एंड नाउ इट हैज़ बिकम 60%. सो 60% ऑफ द सैम्पल्स विच हैव बीन एनालाइज्ड इन इंडिया इज फ्रॉम दी ओमिक्रॉन. और द सेम जो हमने कल किया भी था हिंदू में कि वर्ल्ड में भी ये कुछ उतने ही परसेंट पे है. सो वेरी सून हम देखेंगे आगे के पेजेस पे भी कि वेरी सून इट इज़ गोइंग टू बिकम द डोमिनेंट स्ट्रेन इन द वर्ल्ड. नाउ अगर हम देखेंगे कि केस लोड्स बाकी सिटीज़ में कैसा है, तो इफ़ यू विल जस्ट सी दिल्ली, तो दिल्ली ने 923 केसेस रिकॉर्ड किए हैं और ये एक हफ्ते में 600% राइज है. बेंगलुरु का 400 केसेस हुआ है एंड इज़ अ 90% इंक्रीज फ्रॉम लास्ट वीक. चेन्नई में इट इज़ 100% इंक्रीज एंड चेन्नई इज़ एट 294. सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? मुंबई में. मुंबई में 15% ऑफ द कंट्रीज केसेस आर इन मुंबई और दिल्ली में इट इज़ 5%. देन नेक्स्ट अब हम चैलेंजेस की बात करेंगे. जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए कुछ नए पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं. द फर्स्ट इज़ कि 15, 16, 17 ईयर्स के बच्चों को कोवैक्सीन लगेगा एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 3rd. उसके बाद जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं और द पर्सन हु आर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज विद कोमॉर्बिडिटीज़, दे कैन अवेल द वैक्सीन फ्रॉम जनवरी 10, दैट इज़ बूस्टर डोज. बट यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं. जो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं वो देखिए इस पैराग्राफ में है कि इंडिया में अब तक जो फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं दे आर ओनली 63% एंड पार्शली वैक्सीनेटेड आर 89%. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अभी भी 40% ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर एलिजिबल फॉर वैक्सीन, अभी हम बच्चों की बात तो कर ही नहीं रहे, 40% of the individuals above the age of 18 they are still vulnerable. अब ओमिक्रॉन में ये वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि वो ओमिक्रॉन में टोटल 50 म्यूटेशंस हैं, उसमें से 32 म्यूटेशंस उसके स्पाइक प्रोटीन्स पे हैं. स्पाइक प्रोटीन्स क्या होता है? ये जो कोरोना वायरस में ये जो आप देखते हैं ऐसे स्पाइक निकला होता है, इसी को स्पाइक प्रोटीन कहते हैं. यही ह्यूमन सेल्स के साथ बाइंडिंग करती है.
तो यहाँ पे ओवरऑल वी हैव 32 म्यूटेशंस। अगर हम इसको डेल्टा वेरिएंट से कंपेयर करें तो डेल्टा वेरिएंट में तो सिर्फ 3 म्यूटेशंस थे। ओके फाइन, सो दिस इज द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन टू, दैट्स वाई ओमिक्रॉन इज वेरी हाईली ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। उसके बाद हम अगर हम वर्ल्ड अफेयर्स में पढ़ेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने वार्न किया है कि ओमिक्रॉन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द डिजीज़ इज़ वेरी हाईली ट्रांसमिसिबल, पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, विच कैन इंक्रीज द लोड ऑन हॉस्पिटलाइजेशन। नाउ the next news which I will be covering over here itself is related to the vaccines which has been cleared in India। तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये हमने कल भी किया था। 2 वैक्सीन और एक ड्रग पिल अप्रूव हो गया है इंडिया में। जो 2 वैक्सीन का जो नाम है इट इज़ कोर्बेवैक्स ई, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, कोर्बेवैक्स ई, एंड देन वी हैव कोवोवैक्स। दिस बोथ आर प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, तो एक है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, एक है नैनो पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन। कोर्बेवैक्स ई जो है इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय बायोलॉजिकल ई कंपनी बेस्ड इन हैदराबाद। कोवोवैक्स जो है इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर लाइसेंस फ्रॉम नोवावैक्स। नोवावैक्स कहाँ की कंपनी है? इट इज़ द कंपनी ऑफ यूएसए। साथ में एक मोलनुपिरावीर ड्रग पिल है, उसको भी अप्रूव किया गया है इंडिया में। अर्लियर इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड नेशन फूड एंड ड्रग एजेंसी, फिर यहाँ पे भी इसको दिया जाएगा। एंड मोलनुपिरावीर इट इज़ फॉर माइल्ड डिजीज़, इट इज़ फॉर माइल्ड एंड माइल्ड सिम्टम्स। ठीक है, यहाँ पे हमने कल किया था न्यूज़ में कि मोलनुपिरावीर हाउ इट वर्क्स। सो इट वर्क्स बाय मेकिंग एन एरर इन जेनेटिक मेकअप ऑफ द वायरस। तो यहाँ पे यूएस एफडीए ने पहले से ही कहा है कि इसको थोड़ा सा कॉशन के साथ देना चाहिए, जब बाकी मेडिकल इंटरवेंशन कोविड-19 के लिए फेल हो जाए तो इसका यूज़ करना चाहिए। देन वी हैड अ न्यूज़ कि दैट मोलनुपिरावीर इन इंडिया इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय 13 कंपनीज। उसमें से सिप्ला ने अपने ब्रांड का नाम पहले ही दे दिया है। व्हाट इज़ द ब्रांड नेम फॉर द मोलनुपिरावीर ड्रग टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला? प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ अब हम बात करते हैं कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स पे। सो इसमें से कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स में से कोवोवैक्स को WHO का एमरजेंसी यूज़ लाइसेंस मिल चुका है। सो इट मीन्स दैट कोवोवैक्स विल बी यूज्ड फॉर सप्लाइंग इट टू द कोवैक्स फैसिलिटी। कोवैक्स फैसिलिटी क्या है? इट इज़ द ग्लोबल कोविड-19 वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी विच टारगेट्स सप्लाइंग वैक्सीन टू inoculate 40% of the global population in the world. Now vaccination is, why vaccination is important? Vaccination is important because अगर हम सबको वैक्सीनेट नहीं करते हैं वर्ल्ड में, तब तक जो ये डेंजर है द एमर्जिंग कोविड-19 न्यू वेरिएंट्स विल बी कमिंग अप। इसीलिए इंडिया में भी एक चैलेंज यही है कि जल्दी से जल्दी जो वैक्सीनेशन है, जो अभी 63% है डबल डोज का, उसको 100% जल्दी से जल्दी किया जाए। इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? अबाउट दी सप्लाई ऑफ वैक्सीन। इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इट वाज मेनली बेस्ड ऑन कोविशील्ड। ठीक है, अब बच्चों के लिए कोवैक्सीन लगेगा। ठीक, उसके बाद बहुत से ऐसे सिंगल डोज वाले हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है, उनका जो डबल डोज है वो भी कोवैक्सीन ही होगा। सो सेकेंड इज अबाउट दी वैक्सीनेशन फॉर द चिल्ड्रन। तो पहले से ही ज़ाइकोव-डी बाद में कोवैक्सीन, दोनों को परमिशन मिल चुका था फॉर इनॉक्यूलेटिंग द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 18 ईयर्स। ओके, बट इसकी अवेलेबिलिटी अभी तक मार्केट में हुई नहीं है। सो द नेक्स्ट चैलेंज इज दैट कवरिंग द 100% ऑफ द पॉपुलेशन विद द डबल डोज ऑफ वैक्सीन। सेकेंड, दैट मेकिंग द वैक्सीन अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन एंड द बूस्टर डोज फॉर फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड ओल्ड पीपल। थर्ड क्या है? कल हमने किया था अबाउट द लैंसेट स्टडी। तो लैंसेट स्टडी में हमने क्या पाया था? लैंसेट ने कहा था कि अगर हम बूस्टर डोज किसी और वैक्सीन का देते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू यूज़ द बूस्टर डोज ऑफ mRNA वैक्सीन, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत हाई लेवल में प्रोड्यूस होती हैं एंड इट प्रोड्यूसेस वेरी गुड प्रोटेक्शन। सेम अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी यही पाया गया है कि जहाँ जहाँ पे टेस्ट हुआ, जहाँ पे कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों दिया गया, तो वहाँ पे जो प्रोटेक्शन रेट थी वो काफ़ी बढ़िया था एज कम्पेयर टू द सेम वैक्सीन यूज्ड इन 2 डोजेस। नाउ फ्रेंड्स, एक हम और न्यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट।
नाउ यहाँ पे इशू क्या है, इशू है कि जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है विच वॉज एस्टेब्लिश बाय नोबल लॉरेट मदर टेरेसा, इसका जो रिन्यूअल है लाइसेंस का फॉर रिसीविंग द फॉरेन फंड अंडर FCRA वो रिन्यू नहीं हुआ है। और यहाँ पे द गवर्नमेंट हैज सेड बिकॉज ऑफ यहाँ पे फाइलिंग्स में जो रिटर्न फाइल होते हैं उसमें कुछ इशू है। नाउ वी विल गो टू FCRA कि FCRA एक्चुअली है क्या। सो FCRA का फुल फॉर्म है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये यूनियन होम मिनिस्ट्री इसे इम्प्लीमेंट करता है। तो इसमें 2020 में कुछ चेंजेस लाए गए। तो उस चेंजेस के अंदर NGOs दे हैव टू रजिस्टर देयर themselves with the union home ministry and then they have to maintain one account in SBI specified SBI branch in which they are going to receive the foreign fund. उसके बाद in order to receive the foreign fund they have to apply to the union home ministry under FCRA. Once they have got the clearance then they can use that fund. अब यहाँ पे इशू ये है कि मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ का तो रिन्यूअल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम इरेगुलरिटीज़ इन रिटर्न फाइलिंग, बट यहाँ पे 5000 एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग है यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ। उन्होंने उसको अप्लाई जो क्लियरेंस उनको नहीं मिला है। अगर उनको क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो उनका जो फॉरेन फंड्स है दैट विल बी स्टक एंड दे विल नॉट रिसीव द फॉरेन फंड्स। ओके, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज अबाउट द स्टाफ क्रंच एंड लॉजिस्टिकल इश्यूज इन क्लियरेंस। अब हम आते हैं एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस चल रहा था वेयर सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग अबाउट द FCRA। तो यहाँ पे FCRA में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया था कि सिंस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट FCRA जो है वाई इट इज़ लुक्ड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री वाई नॉट बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो कहा था उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था गवर्नमेंट ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। इट सेड दैट the use of foreign fund to finance activities which are detrimental to national security and interest. Okay, so because of this reason and since it involves the intelligence inputs for the money which is being received from abroad, because of these two reason FCRA के अंदर जो registration होता है NGOs का that is overlooked by Union Home Ministry. Now friends, please write me in the comment box that who is the incumbent Union Home Minister of India. The next is about the Red Ink Award. So Red Ink Award जो है it is the award for journalism for excellence in journalism. ठीक है, तो यहाँ पे Red Ink Award for excellence in journalism यहाँ पे एक prominent फोटोग्राफर जर्नलिस्ट या को दिया गया है, that is दानिश सिद्दीकी, and he died recently in Afghanistan while covering the news in Afghanistan. दानिश सिद्दीकी को 2018 में पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका है फॉर फोटो जर्नलिज्म। नाउ द नेक्स्ट इज रामनाथ गोयनका अवार्ड। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर जर्नलिज्म? प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन रैंकिंग। So the ranking is called as Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievement। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इनोवेशन की बात कर रहे हैं। So see, this is different from National Institution Ranking Framework NIRF। दो टाइप की रैंकिंग्स होती हैं। यहाँ पे NIRF भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है एंड अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ये भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। बट अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट इज फॉर इनोवेशन। फॉर एग्जाम्पल, you must have heard about Global Innovation Index, then you must have heard about India Innovation Index. Okay, Global Innovation Index is released by World Intellectual Property Organization. India Innovation Index is released by Niti Aayog. ठीक है, now see the Atal Ranking of Institutions and Innovation Achievement। पहले हम देख लेते हैं कि it is an initiative of Union Education Ministry। Now who is the incumbent Union Education Minister? Please write me in the comment box। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में उसको रैंक करना बेस्ड अपॉन दी फैक्टर्स लाइक इनोवेशन, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। फाइन, अब यहाँ पे जो हम वेरियस कैटेगरीज यूज़ करते हैं फॉर रैंकिंग, दोज आर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स, स्टेट यूनिवर्सिटीज़,
स्टेट अलोन टेक्निकल कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट स्टैंड अलोन टेक्निकल कॉलेजेस, नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि ये मैंने इसके लिए कराया क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है समझना कि सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ही कवर नहीं होते, स्टेट्स के भी कवर होते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी कवर होते हैं। यहाँ पे जो टॉप रैंकिंग है वो आईआईटी मद्रास को मिली है, सेकंड नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है, फिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, देन आईआईटी रुड़की, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फॉलोड बाय दैट इज आईआईटीज इन हैदराबाद एंड खड़गपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश। द नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो जैसा कि मैंने बताया इट वाज लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इसमें इंडिया की जो रैंक थी 2021 के इंडेक्स में इट वाज 46th। देन कमिंग टू इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये नीति आयोग रिलीज करता है। इसमें लार्ज कैटेगरी स्टेट्स में कर्नाटका वाज एट द टॉप, यूटीज में दिल्ली वाज एट द टॉप एंड हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश वाज एट द टॉप। नाउ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्न्स ऑफ कोविड सुनामी ओवरवेलमिंग द हेल्थ सिस्टम। तो मैंने आपको पहले बताया है that there is a twin threats going on in the world. One is from Delta variant, the next is from Omicron variant. Both are variant of concern. Variant of concern WHO का एक nomenclature है for COVID-19 strains. So Delta and Omicron both are variant of concern and the other variant of concerns are Alpha, Beta, Gamma. अब इस वक्त क्या हो रहा है, एक नाम आप लोग सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा, that is called as Delmicron. What is this Delmicron? Delmicron is not a new variant of coronavirus. No, it is the combined wave of Delta and Omicron variant। की मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में डेल्मिक्रॉन में डेल्टा भी वर्क कर रहा है इन्फेक्शन बढ़ाने में और ओमिक्रॉन भी वर्क कर रहा है इन्फेक्शन बढ़ाने में। सो द कंबाइंड वेव ऑफ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन इज कॉल्ड एज डेल्मिक्रॉन। सो व्हाट विल हैपन नाउ, डेल्टा पहले से ही वेरिएंट बन के बैठा हुआ है, डोमिनेंट वेरिएंट इन द वर्ल्ड। Omicron is around 60%. Okay, so what will happen that there will be more number of infection and then the hospitalization rate जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, so it can lead to collapse of health system. The next is the static question that who is the WHO chief? So he is Tedros Adhanom Ghebreyesus. The next is Hong Kong news outlet shut down। तो हांगकांग के बारे में हम काफ़ी पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हांगकांग में ऐसा हुआ क्या है। तो हांगकांग इज़ द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, ठीक है ना। चाइना का एक फिलॉसफी है, एक पॉलिसी था, वन नेशन टू सिस्टम, वन नेशन टू सिस्टम। तो इसमें क्या होता था कि हांगकांग जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ चाइना बट इट हैज़ डिफरेंट सिस्टम। So जो हांगकांग अंडर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन it follows capitalist system. It means it has its own economic policy, own currency, etc. Fine. Why Hong Kong follows capitalist system? Because before 1997 Hong Kong was the protectorate of British government, okay, or Britain. Then in 1997 the control was handed over to China अंडर वन नेशन टू सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ, पिछले 1-1.5 सालों से हांगकांग में कुछ रेगुलेशंस पास किए गए हैं बाय चाइना। सो दीज आर लाइक सिक्योरिटी लॉज, इलेक्शन लॉज, एक्स्ट्राडिशन लॉ। ओके, सो इलेक्शन लॉ के तहत वहाँ पे क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ हांगकांग है उसका जो नंबर है उसको 90 बना दिया गया, फ्रॉम 70 to 90, 20 इंक्रीज हुआ, बट number of elected representatives in legislative council of Hong Kong was decreased। साथ साथ में क्या हुआ है कि वहाँ पे कुछ न्यूज़ एजेंसीज हैं जो अब शट डाउन हो रही हैं या उनके ऊपर रेड हो रहा है। तो यहाँ पे एक स्टैंड न्यूज़ करके है, उसके ऑफिसेज में रेड हुआ एंड इट वाज शट डाउन। ये पहला केस नहीं है, इसके पहले जो हांगकांग का बहुत ही पॉपुलर टैबलॉइड था दैट इज़ कॉल्ड एज एप्पल डेली, इट ऑल्सो गॉट क्लोज्ड इन जून। The next is Palestinian president makes rare visit to Israel for talks। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट का जिनका नाम है महमूद अब्बास। ही इज़ ऑन हिज फर्स्ट विजिट इन इज़राइल।
सो यहाँ पे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ये टॉक हो रहा है। हम पहले जानते हैं कि इस साल के स्टार्टिंग में अराउंड जून या जुलाई में गाज़ा और इजराइल के बीच में मिसाइल वॉर टाइप का हुआ था। हमने वहाँ पे आयरन डोम की एफिकेसी को भी देखा था। आयरन डोम दैट इज द एरियल डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इजराइल और पैलेस्टाइन में, सो इजराइल डज नॉट recognize Palestine and Palestinian people they want separate nation from Israel। उसके बाद इजराइल में और अरब कंट्रीज़ में 6 Day वॉर हुआ इन 1967। दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इन दैट 6 Day वॉर Israel defeated the Arab nations and it acquired various territories like West Bank, Golan Heights, जिसका आपने नाम सुना होगा। The third was Sinai Peninsula from Egypt। So those all happened in the 6 Day War of 1967। ओके, फिर वेस्ट बैंक का इशू क्या है? वेस्ट बैंक इट इज़ अ पैलेस्टीनियन एरिया बट देयर इजराइल starts making the settlements to increase the population of Jew in those areas, so that is resented by Palestinian people। ओके, तो यहाँ पे इसके इश्यूज को लेके यहाँ पे बात हो रही है। And Jerusalem has announced the confidence building measures with the Palestinian people। Now the next is gross NPA। तो NPA क्या होता है? Any principal or interest which has not been returned for 90 days they become NPA, non performing asset। तो यहाँ पे जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 9.5% तक बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो रिकवरी प्रोसेस है वो बार बार हिट हो रही है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, और हमने जैसा कि पहले भी किया था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो इंडिया में अभी बढ़ा नहीं है। ओके, सो इट मीन्स दैट इंडिया इज स्टिल लिटिल फार फ्रॉम द रिकवरी पाथ। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक्स की जो रिकवरी है वो हिट होगा एंड देन द बैंक्स ग्रॉस एनपीए में राइज बाय सितंबर 2022। नाउ द नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट टारगेट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि गवर्नमेंट की अर्निंग्स और स्पेंडिंग के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट हमेशा बजट में एक फिस्कल डेफिसिट टारगेट फिक्स करके चलती है। तो गवर्नमेंट का जो बजटेड टारगेट था, मतलब जो बजट में अनाउंस किया गया था, दैट वाज 6.8%। ओके, बट आरबीआई हैज सेड दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू कंस्ट्रेन द फिस्कल डेफिसिट टारगेट एट 6.8%। ठीक है। नाउ अगर हम ये देखें कि क्यों गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उस पर थोड़ा सा उसको पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। सो बिकॉज वी आर गोइंग इन कोविड-19 ईयर एंड गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू मैनी मेजर्स टू रिवाइव द इकोनॉमी। ओके, सो गवर्नमेंट इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी टू ड्राइव द इकोनॉमी। सो दैट्स वाई द गवर्नमेंट में ब्रीच इज फिस्कल डेफिसिट टारगेट सेट इन द बजट। एडिटोरियल्स जो अब हमें डिस्कस करना है, एक है और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। सो ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है? इसे नॉर्थ स्ट्रीम 2 भी कहते हैं एंड इट इज़ द पाइपलाइन फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। तो रशिया में एक सिटी है उस्ट-लुगा, वहाँ से ये पाइपलाइन निकलेगी और जर्मनी के लुब्बिन सिटी तक ये जाएगी एंड इट विल गो थ्रू बाल्टिक सी। मतलब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग थ्रू द बाल्टिक सी? The importance of going to the Baltic Sea is that it is going to avoid Ukraine। Okay, तो यहाँ पे that will be direct connection between Russia and Germany। So यहाँ पे क्या है कि some commentators say that it is going to become the geopolitical weapon by Russia against the European Union। Why? क्योंकि हम देखेंगे कि यूरोप में गैस की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है and they depend on supply from Russia to a very large extent। And if there are pipes directly connecting Russia to Germany, so what can happen that tomorrow in future Russia can stop the gas supply to Europe, okay, for any diplomatic or geopolitical purpose। That's why United States also oppose this project। Then Ukraine also oppose this project because they think that Russia can use this project in future to pressurize the European Union। बाकी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं यूरोपियन यूनियन के जो बेनिफिट होने वाले हैं, जो इस प्रोजेक्ट को अपोज नहीं करते, तो उसमें है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड नीदरलैंड। ओके, नाउ व्हाई जर्मनी इज गोइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट? सो अगर हम जर्मनी का अगर एनर्जी मिक्स देखें
सो जर्मनी का जो एनर्जी मिक्स है उसमें से अगर हम देखेंगे तो 40% ऑफ जो नेचुरल गैस है वो रशिया से आता है, 29% नीदरलैंड से आता है, 34% नॉर्वे से और 10% जर्मनी खुद प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जर्मनी में 25% ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन इज़ कमिंग फ्रॉम कोल, देन द नेक्स्ट 25% इज़ कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल एंड 16% फ्रॉम नेचुरल गैस एंड 11% फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। उसके साथ साथ जर्मनी इज़ गोइंग टू फेज आउट the coal power plants and nuclear power plants. That's why what will happen because of this, the reliance on natural gas is going to increase in the future. So Germany needs this Nord Gas Stream 2 pipeline. Okay, the second is कि अगर हम बात करें नेचुरल गैस सिचुएशन यूरोप में, तो ये विंटर का सीज़न चल रहा है और एनर्जी मार्केट में जो एनर्जी का प्राइसेस है ये डबल हो चुका है 2021 में। सेकेंड कि हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें जो रशिया से आता है यूरोप में, ठीक है ना, वो बहुत ही लिमिट हो गया है। फाइन, तो कुछ लोग रशिया को ब्लेम करते हैं कि रशिया ने जानबूझकर इंटेंशनली डिक्रीज़ किया है गैस सप्लाई so that the setting up of Nord Stream 2 can take place at a very higher pace. Now something about the Nord Stream 2 का basic. So Nord Stream 2 इसका construction started in 2015. पहले it was under the Switzerland based company Nord Stream 2 AG, which was later taken over by the Russia's energy company that is called as Gazprom. इसमें जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है इसमें खर्चा कितना आएगा, अबाउट €11 बिलियन, और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 1255 किलोमीटर्स। देन दैट इज़ नॉर्ड स्ट्रीम 1 विच इज़ ऑलरेडी फंक्शनिंग फ्रॉम 2011-12। नाउ कमिंग टू दिस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इन मिडल ईस्ट, तो हमने कल एक न्यूज़ देखा था कि इजराइल हैज़ कैरिड आउट मिसाइल्स अटैक इन लाटाकिया पोर्ट इन सीरिया, और इट स्पेसिफिकली टारगेटेड militants like Hezbollah, okay, and the government army। तो यहाँ पे जो है ये एक ट्रायंगल है, ये जो अगर सीरिया कॉन्फ्लिक्ट को समझना होता है तो एक ट्रायंगल समझना होता है कि एक जगह पे है सीरिया, देन देयर आर रीजनल, फिर एक जगह पे है इजराइल एंड यूएस, ठीक, फिर एक जगह पे है रशिया, ठीक है। देन क्या होता है इसमें कि रशिया के बहुत सारे एसेट्स हैं सीरिया में, सो रशिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग द सीरियन गवर्नमेंट अगेंस्ट द रेबल्स हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अल बसाद रिजीम। ओके, साथ साथ में क्या होता है कि वहाँ पे रेबल्स हैं, ठीक, ये कुछ रेबल्स हैं जो ईरान के थ्रू सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक, तो ये जो ईरान के थ्रू जो सपोर्ट किए जाते हैं तो इनसे इजराइल को खतरा होता है। तो इफ़ एनी एक्शन इज़ बीइंग टेकन by Iran to strengthen these rebels who support the government, okay, so what happens that Israel takes action against those rebels। तो यहाँ पे क्या हुआ कि the supply which was meant to the these rebels supported by Iran it was destroyed by Israel। तो ये पहले भी हो चुका है। So friends, that's all for today। We will meet in next year in new year with the Daily Hindu news analysis। Till then, take care, have a nice day, happy new year to you all, thank you।